Hello everyone, welcome to Quantifiers. So in this video we are going to learn about clocks and calendars. राइट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चंस कहाँ यूज होते हैं, हमारे कहाँ आते हैं नॉर्मली। कैट में हमने नहीं देखा जनरली क्लॉक्स एंड कैलेंडर क्वेश्चन, बट नॉर्मली एग्जाम लाइक सी मैट, एन मैट, स्नैप, right, these exams particularly ask the questions from these type of from these topics, right, clocks, calendars, etc. तो हम सबसे पहले सीखेंगे कैलेंडर्स के बारे में, एंड देन वी विल मूव टू द अदर पार्ट दैट इज क्लॉक्स, राइट। सबसे पहले हम कुछ थ्योरी जानेंगे एंड थ्योरी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सो इन ऑर्डर दैट यू हैव अ गुड ग्रिप अराउंड द टॉपिक्स। सबसे पहली चीज जो हमें कैलेंडर्स के बारे में पता होनी चाहिए कि हमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, राइट। अगर मैं बात करता हूँ कैलेंडर में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि लेट्स से कि कोई रैंडम डेट दे सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या डे था, राइट। अब आपको कैसे निकालना है ये, देयर आर सम शॉर्टकट फॉर्मूलाज और एवरीथिंग, बट आप कंसेप्ट सीखो, इट विल हार्डली टेक यू 2 to 2 मिनट्स मैक्सिमम टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। दो चीजें पता होनी चाहिए हमें। एक पता होना चाहिए कि लीप ईयर कैसे, लीप लीप ईयर क्या होता है। एक हमें पता होना चाहिए कि ऑड डेज क्या होते हैं, राइट। ये दो चीजें पता होनी चाहिए हमारी, इसके सिवाय हमें कुछ नहीं पता होना चाहिए। अब क्या होता है, देखो लीप ईयर एक जनरल डेफिनेशन हमें पता है, ईयर मल्टीपल ऑफ 4। Now, this is one statement, but this is not a complete statement. This is not a complete fact. 2008 आपका एक लीप ईयर था, यस था, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। 2000 आपका लीप ईयर था, हाँ जी था। बट क्या 1900 आपका लीप ईयर है या था? नो, 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। आप इस बात को याद रखेंगे कि आपके जो ईयर्स एंड विद सेंचुरी, ईयर्स दैट एंड विद सेंचुरी आर, उनके लिए जो आपका क्राइटेरिया होता है लीप ईयर क्राइटेरिया, इट इज दैट ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 400, शुड बी डिविजिबल बाय 400। जो ईयर है आपका, ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 400। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो सन 1700 है, क्या 1700 400 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो वो लीप ईयर नहीं होगा। क्या 2400 से डिवाइड होता है? हाँ जी, तो 2000 लीप ईयर है। क्या 2300 400 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो 2300 लीप ईयर नहीं है। 2400 400 से डिवाइड होता है? हाँ जी होता है, तो 2400 लीप ईयर होगा। बट जो आपका 2404 है, 2408 है, जो ईयर सेंचुरी से एंड नहीं हो रहे, डबल जीरो से एंड नहीं हो रहे, उनके लिए आपका मल्टीपल ऑफ 4 ही रहेगा। बेसिकली होता क्या है, आपका जो अर्थ है, एक रेवोल्यूशन 365 डेज, 1/4 ऑफ द डे प्लस फ्यू मिली सेकेंड्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। दिस 1/4 ऑफ द डे इज compensated in every 4 years in the form of leap day, but these seconds are adjusted in every 400 years, राइट। तो दिस इज द मेन रीजन कि क्यों हम ऐसा करते हैं, राइट। तो हमारा एक इससे एक पहला बेसिक क्वेश्चन जो बना सकते हैं, जो फर्स्ट 100 ईयर्स थे, फर्स्ट 100 ईयर्स व्हेन सेंचुरी बिगैन, इसी से आपका जो आपका आगे कंसेप्ट भी आएगा कि जो फर्स्ट 100 ईयर्स हैं ऑफ सेंचुरी, जहां पे कैलेंडर हमारा स्टार्ट हुआ है, इन द बिगनिंग, नंबर ऑफ लीप डेज कितने हैं उसके अंदर, नंबर ऑफ सॉरी ऑड डेज कितने हैं उसके अंदर, ऑड डेज। अब ऑड डेज क्या होता है, यहां पे हमारी वो सेकंड बात आई, ऑड डेज क्या होता है, राइट। व्हाट आर ऑड डेज? कन्वर्ट डेज इनटू वीक्स, एक्स्ट्रा डेज विल बी ऑड डेज। अब इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। लेट्स से मैं बात करता हूँ कि 40 डेज है, अगर 40 दिन लेके चल रहा हूँ, तो 40 दिनों में कितने ऑड डेज आएंगे? आप कहोगे 40 दिनों को अगर मैं हफ्तों में कन्वर्ट करूँ, एक हफ्ता 7 दिनों का होता है, तो 40 दिनों में 7 5 तो 35 5। तो 40 डेज इज मेड अप ऑफ 5 वीक्स प्लस 5 डेज। तो वीक्स को छोड़ दो, जो है एक्स्ट्रा दिन बचे, आपके पास 40 में कितने ऑड दिन आएंगे? 5 ऑड डेज आएंगे, ठीक है।
अगर मैं बात करूं कि 123 डेज है, मान लो मेरे 123 डेज में आपके कितने ऑड डेज होते हैं, तो आप कहोगे कि 123 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 × 17 119, 4 बचे एक्स्ट्रा डेज, सो 123 इज नथिंग बट 17 वीक्स प्लस 4 डेज, तो आपके पास आए 4 ऑड डेज। राइट, अब ऑड डेज का सिग्निफिकेंस क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ऑड डेज समझ आ गया हो। जब आपकी सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, ऑड डे जो था आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कि अगर 0 ऑड डे है, आपका कैलेंडर संडे से शुरू हुआ था। उसके बाद 1 ऑड डे रिप्रेजेंट करता है मंडे को, 2 ऑड डेज रिप्रेजेंट करते हैं ट्यूसडे, 3 रिप्रेजेंट करते हैं ऑड डेज वेडनेसडे, 4 ऑड करते हैं थर्सडे, 5 है आपका सैटरडे, 6 है आपका संडे। कभी भी 7 ऑड डेज नहीं हो सकते। 7 ऑड डेज तो मतलब 1 वीक प्लस 0 एक्स्ट्रा डे आ गया, तो 0 एक्स्ट्रा डे माने संडे आ गया वापस। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज मान लो 2 तारीख है, 2 तारीख को अगर आपका वेडनेसडे है, तो आप कहोगे दोबारा वेडनेसडे कब आएगा, 7 दिनों बाद, यानी 9 तारीख को वेडनेसडे आएगा। उसके बाद दोबारा कब आएगा, 16 को वेडनेसडे आएगा, क्योंकि 7 दिनों के बाद साइकिल रिपीट होती है। तो 2 से 9 तक कोई एक्स्ट्रा ऑड डे नहीं आया। ये बेसिक सी चीज होती है आपकी, राइट। ओके, नाउ इसके बाद आगे चलते हैं। हमें आई होप आप सबको ये समझ आ गया हो। अब मेरा क्वेश्चन था आपसे कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। अच्छा, इससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ईयर में, एक ईयर जो एक नॉन लीप ईयर होता है, उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, तो आप कहोगे कि आपके पास नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। अब इसको अगर मैं वीक्स में कन्वर्ट करता हूं तो इट इज 52 वीक्स प्लस 1 डे, राइट। 365 डेज है, 7 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 1 एक्स्ट्रा डे आ गया। तो आपके पास एक नॉन लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे आता है। बट आपके पास जो एक लीप ईयर होता है, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो वहां 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा आते हैं, तो 2 ऑड डे हो गए हमारे वहां पे। राइट, सो ये हमें बेसिक बात पता होनी चाहिए कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, एक नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है। अब जब आपकी सेंचुरी स्टार्ट हुई तो 100 साल में आप सिर्फ ये देखो कि कितने लीप ईयर है और कितने नॉन लीप ईयर है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो 100 डिवाइड बाय 4 आपके 25 लीप ईयर आ जाने चाहिए, राइट। देखो, फोर्थ आपका लीप ईयर हुआ, एट्थ आपका लीप ईयर हुआ, 12th सो ऑन अप टू 96 एंड 100, इसको लीप ईयर मानते हैं। बट दोस्तों, 100 इज नॉट अ लीप ईयर। 100 सेंचुरी से एंड हो रहा है। आपका सबसे पहले सेंचुरी से एंड होने वाला लीप ईयर कौन सा है, 400 है, क्योंकि जो ईयर सेंचुरी से एंड होते हैं उसके लिए लास्ट में डबल जीरो आना चाहिए, डबल जीरो, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 100 ईयर्स है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर आपके पास मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, अब 100 साल जो है आपके, उसमें लीप ईयर कितने आएंगे, 24 लीप ईयर आएंगे। 25 नहीं होंगे, क्योंकि 100 इज नॉट अ लीप ईयर। तो 100 में से अगर 24 लीप है तो नॉन लीप कितने होंगे, 76 नॉन लीप ईयर होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि हर लीप ईयर में कितने ऑड डेज है, 2। तो 24 × 2 48। 76 में एक ही होगा, तो 76 × 6, 76 × 1 76। टोटल कितने ऑड डेज हो गए, 48 प्लस 76, 124 ऑड डेज हो गए। अब 124 ऑड डेज जो हुए हैं इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑड डेज आपके कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। जब भी 6 से ज्यादा ऑड डे होंगे तो आप उसको वीक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 124 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इट इज 17 वीक्स प्लस 5 डेज, 17 वीक्स प्लस 5 डेज। तो आपके ये बात आप याद रखोगे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सब कंसेप्ट हम समझ रहे हैं, इसका यूसेज हम 1 सेकंड में कर देंगे। बट हमें पता होना चाहिए कि जब 100 साल खत्म हुए तो कितने ऑड डेज थे, 5 ऑड डेज थे। 100 ईयर्स के बाद कितने ऑड डे आते हैं, 5 ऑड डे आते हैं। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, मैं सिर्फ एक पॉइंट लिख देता हूँ कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज है, 5 ऑड डेज आए। अब 101 से 200, जो ये 100 साल होंगे, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 200 साल तक 5 ऑड डेज और आ जाएंगे, 5 थे पहले, 5 और आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 10 ऑड डेज। 10 ऑड का मतलब क्या हुआ, 1 वीक प्लस 3 डेज, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 200 साल है उसके अंदर होते हैं 3 ऑड डेज। 100 में कितने थे हमारे पास, 100 में थे 5 ऑड डेज। अब 300 में कितने हो जाएंगे, 300 में देखो 5 यहाँ थे, 5 और आ गए, 5 और आ गए, 15 ऑड डेज हो गए। तो आपके पास ये बन गया
2 वीक प्लस 1 डे। तो आप कहते हो कि जो 300 साल है, 300 साल के एंड में आया 1 और डे। फिर बात करते हैं 400 सालों की। अब आपके पास आइडियली तो 5 5 5 और 5 20 और डेज होने चाहिए, लेकिन क्योंकि दोस्त 400 ईयर, जो 400th ईयर है, 400वां साल, क्योंकि वो लीप ईयर होगा, 300 200 100 लीप ईयर नहीं है, बट क्योंकि 400 लीप ईयर होगा तो उसमें एक की बजाय 2 ऑड डेज होंगे। राइट, तो जहां पे आप इसने आपने एक काउंट किया होगा, आप एक ऑड डे एक्स्ट्रा ले आओगे तो 21 हो गए। 21 ऑड डेज माने 400 के एंड में आ गए 0 ऑड डेज। इसका रीजन क्या हुआ? इसका रीजन ये हुआ कि जो आपका 400th ईयर था, क्योंकि वो लीप ईयर था, आप उसको नॉन लीप ईयर मान के चल रहे थे 5 5 5 के हिसाब से, तो आपने नॉन लीप के हिसाब से आपने सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑड डे लिया था, लेकिन आपके पास एक और आना चाहिए था क्योंकि वो लीप ईयर था, इसीलिए हमने 1 एक्स्ट्रा लिखा। 21 हो गया, 21 माने 7, 3 वीक्स हो गए, तो वहां से आ गया 0। राइट, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। राइट, आगे चलते हैं। अब आप देखो, अब ये साइकिल रिपीट होगी। 500 पे कितने आ जाएंगे? वापस 5 आ जाएंगे। 600 पे कितने आ जाएंगे? वापस 3 आ जाएंगे। 700 पे कितने आ जाएंगे? वापस 1 आ जाएगा। 800 पे वापस 0 आ जाएगा। साइकिल चलती रहेगी, 400 का मल्टीपल होगा। राइट, सो दिस इज द बेसिक थिंग जो आपको चाहिए। राइट, अब बात करते हैं हमारा काम क्या है। व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट वी हैव टू डू। अब एक सिंपल सी मैं डेट ले रहा हूं। लेट्स से मैंने डेट ली 23 फेब 1992। मेरा क्वेश्चन आ गया कि 23 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था? 23 फेब 1992 को कौन सा डे था? आप याद रखना कि आपको क्या करना है। यू हैव टू कैलकुलेट ऑड डेज टिल दिस। कैलकुलेट ऑड डेज टिल दिस डेट। अब मैं आपके अपने सॉल्यूशन को ब्रेक डाउन करूंगा कुछ पार्ट्स में, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, आप इसको ऑर्डर याद रखेंगे। सेंचुरी, ईयर्स, मंथ्स एंड डेज, इस ऑर्डर में आपने चलना है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? लेट्स से स्टेप नंबर 1 है सेंचुरीज। 1992 से पहले, 1992 से पहले कौन सी सेंचुरी एंड हुई थी? 1900 एंड हुई थी। तो 1900 तक कितने ऑड डेज होंगे? 1900 तक आप कहोगे कि 400 तक हमें पता है कि 100, हमें ये पता था कि 100 में 5 ऑड डेज थे, 200 में 3 थे, 300 में एक था, और 400 में 0। तो जो भी 400 का मल्टीपल ईयर आएगा उसमें वापस 0 ऑड डेज होंगे। 400, 800, 1200, 1600, 2000, इन सब पे 0 ऑड डेज खत्म होते हैं हमारे। राइट, तो अगर हमारे पास 400, यहाँ पे 1900 की बात करूं, 1900 से पहले 400 का मल्टीपल क्या है? 1600। 1600 प्लस 300। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि 1600 तक तो 0 ऑड डेज आ गए, और 300 सालों में एक ऑड डे आया, है ना? तो ये 300 वाला ये यूज कर लिया, तो ये सेंचुरी वाला काम खत्म हो गया कि यहां तक मेरे पास एक ऑड डे है। अब ईयर्स पे आते हैं। ईयर्स पे कैसे आएंगे कि जो आपका ये ईयर चल रहा है 92, 92 तो रनिंग है ना, 23 फेब 92 डेट निकालनी है। उससे पहले आपके कितने साल हो गए? आप याद रखेंगे 1901 से लेके 1991 तक हमने कंसीडर करने हैं। 1900 तक आप निकाल चुके हो, 91 से 90, 1901 से 91। अब यहाँ पे एक बच्चे गलती करते हैं कि इसको 90 साल मान लेते हैं। 90 नहीं है, 91 ईयर्स है। दीज आर 91 ईयर्स। अब आप 91 में से 1 माइनस कर रहे हो तो वो 90 बच रहा है, पर इसको इंक्लूड करोगे आप। एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर क्लास में रोल नंबर 1 से रोल नंबर 50 बच्चे बैठे हैं तो वो 50 बच्चे होते हैं। 50 - 1 49 बच्चे नहीं होते, क्योंकि अगर आप इस 1 को हटा देते हो तो आप उसको एक्सक्लूड कर रहे हो, पर ये 1 तो इंक्लूड करना है ना आपने। तो यह 91 ईयर्स है। अब हम देखेंगे 91 ईयर्स में कितने ऑड डेज आए। ऑड डेज निकालने का फंडा क्या है? हम देखेंगे लीप कितने हैं, नॉन लीप कितने हैं। अब 91 में हर चौथा साल लीप ईयर होता है, सो 4 22 द 88 बचा दी।
तो 91 में से 22 लीप ईयर हो गए, 4 से डिवाइड किया क्योंकि हर फोर्थ ईयर लीप ईयर होता है। 91 में से 22 यहाँ आ गया तो बचा कितना, 69। तो 22 आपके लीप ईयर्स आ गए और 69 आपके नॉन लीप ईयर्स आ गए। अब जो लीप ईयर्स है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, तो हमने ये डिस्कस किया था। तो 22 इंटू 2 44 हो गया, 69 इंटू 1 69 हो गया। सो 44 प्लस 69 कितना हो गया, 113 ऑड डेज यहां से आ गए हमारे पास। ठीक है, अब हमने ईयर्स कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं मंथ्स पे। जब हम मंथ्स पे आएंगे तो वी विल सी कि फेब्रवरी जो कि मंथ चल रहा है, 23 फरवरी का तो डेट निकालनी है ना हमने, 23 फरवरी तो चल रहा है, उससे पहले कितने मंथ हो गए। इस केस में सिर्फ जनवरी कंप्लीट हुआ था। जनवरी में कितने और डेज होते हैं, जनवरी में टोटल डेज होते हैं 31, विच इज 4 वीक्स प्लस 3 डेज। तो जनवरी के ऑड डेज कितने आ गए मेरे पास, 3। तो मेरे पास यहां से आगे 3 ऑड डेज, यहां से आया हुआ था एक, यहां से 113, यहां से 3 आ गए अभी तक। अब बात करूंगा 23 फेब की, ये मंथ तो चल ही रहा है, 23 फेब हो रखी है, 23 फेब चल रही है। तो यहाँ पे कितने ऑड डेज आएंगे, 2 ऑड डेज आएंगे, क्योंकि 23 फेब यानी 23 दिन हुए हैं, यानी कि 3 वीक्स प्लस 2 डेज हुए हैं, तो 2 ऑड डेज आ गए। सो 113 और एक 114 और 3 117 और 2 टोटल हो गए 119 ऑड डेज इस दिन तक। इस दिन तक के टोटल हो गए 119 ऑड डेज, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। 119 ऑड डेज माने टोटल कितने ऑड डेज हुए यहाँ तक, 7 इंटू 17 119, 0 ऑड डेज हुए। यानी 23 फरवरी 1992 तक 0 ऑड डे थे इन टोटेलिटी। तो 23 फरवरी को कौन सा दिन होगा, आप याद रखना, जिस दिन पे हम एंड कर रहे हैं वहां पे आपका ईयर एंड हो रहा है, मतलब वहां पे डे एंड हो रहा है। तो 0 ऑड डे, जीरो पे मैंने क्या सिखाया था, जीरो इज संडे, आपका दिन संडे से शुरू हुआ था। अगर एक ऑड डे आता तो मंडे आता, 2 ऑड डे आता तो ट्यूसडे आता, 3 ऑड डे आता तो वेडनेसडे आता, एंड सो ऑन। यहाँ पे 0 ऑड डे आया, 0 ऑड डे क्या हो गया आपका, संडे हो गया, संडे। राइट, एंड यू कैन चेक दिस डे ऑन द कैलेंडर कि यहाँ पे कौन सा दिन था, 23 फेब 1992 वॉज संडे। राइट, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। राइट, एंड इफ इट इज क्लियर, आपको समझ आया तो आप क्या करोगे, आप आगे जाके बाकी सब चीजें देखोगे। राइट, अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना आप। राइट, तो इसको हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, एक दिन और ट्राई करते हैं। राइट, और आई एम प्रीटी श्योर 23 फेब 1992 इज अ संडे बिकॉज इट वाज माय बर्थडे, माय डेट ऑफ बर्थ, सो वो ठीक ही होगा। राइट, आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं, लेट्स से 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, जो हमारा आजादी का दिन था। तो मैंने आपको क्या कहा कि आपको यहां तक के लीप और डेज कैलकुलेट करने हैं, किस ऑर्डर में चलना है आपको, सेंचुरी, उसके बाद ईयर्स, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेज। राइट, इस ऑर्डर में। तो सेंचुरी की बात करें तो क्या होगा, देखो सेंचुरी ज्यादातर फिक्स ही रहने वाली है, आपको 2000 के बाद तो नहीं देंगे क्वेश्चन, अगर देंगे तो हम चेक करते हैं। सेंचुरी कहाँ तक आएगी, 1900 तक। 1947 से पहले कौन सा ईयर खत्म हो रहा था सेंचुरी पे, 1900। तो वहां पे हमने साइकिल बनाई 1600 प्लस 300, क्योंकि 1600 पे आगे 0 ऑड डेज और 300 का आ गया एक। तो यहाँ तक के हो गए 1 ऑड डे। उसके बाद आते हैं ईयर्स पे। 1901 से कहाँ तक लोगे आप, 1946 तक। 47 तो चल ही रहे, तो जो ईयर चल रहा है उसको नहीं लेना। 1 से 46 तक 45 ईयर्स नहीं है, 46 ईयर्स है, वो गलती मत करना। राइट, क्योंकि 1 इंक्लूड होना है। हर चौथा ईयर लीप ईयर होता है, तो 46 को 4 से करेंगे 11 आएगा, और आपके पास 46 माइनस 11 35 बचेगा। तो ये आपकी स्पीड रहनी चाहिए, लीप ईयर आ गए हैं या नॉन लीप ईयर आ गए। तो 11 इंटू 2 हो गया आपके पास 22, 35 इंटू 1 हो गया 35, 22 और 35 हो गया 57। उसके बाद मंथ्स पे आते हैं, जनवरी के होते हैं 3, क्योंकि आपके पास जनवरी में 31 दिन होते हैं, फेब्रवरी में होते हैं 28 दिन। 1947 वाज नॉट अ लीप ईयर, तो फेब्रवरी में 28 डेज, तो 0 ऑड डेज। मार्च में आ गया आपके पास 3, अप्रैल में आ जाएंगे आपके पास 2, मई में आएंगे 3, जून में आएंगे 2, जुलाई में आएंगे 3, और अगस्त तो चल ही रहा है, तो हम उसके डेज की बात करेंगे। अगस्त में 15 अगस्त थी, तो यहाँ पे आपके हो गए 2 वीक्स प्लस 1 डे, तो यहाँ पे आ गया 1 डे। अच्छा, इसके कितने हो गए टोटल, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और डेज हो गए यहाँ पे। अब टोटल कर लेते हैं यहाँ पे कितना था, 1 और 57 58, 58 और 16 74 और 1 75 और डेज हो गए टोटल हमारे पास। अब 75 और डेज का मतलब क्या हो गया, 75 और डेज का मतलब हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 वीक्स प्लस 5 डेज। तो 5 एक्स्ट्रा दिन आए थे। 0 डे होता है आपका संडे, 1 होता है आपका मंडे, 2 होता है आपका ट्यूसडे, 3 होता है आपका वेडनेसडे, 4 होता है आपका थर्सडे। तो आपका 5 क्या होगा,
फ्राइडे। तो भारत को जो आजादी है वो मिली थी फ्राइडे को, उसके बाद आया था डायरेक्ट वीकेंड, लोगों ने किया एंजॉय, राइट। तो आपके पास ये आ गया फ्राइडे। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, आप कैसे फॉलो करेंगे सेंचुरी, ईयर, मंथ, डेज। कोई फॉर्मूला मत याद करना, फॉर्मूले में कंडीशन भी होती है कि यहाँ लगेगा वहां लगेगा, ये हमेशा हर जगह लग जाएगा। तो दिस इज द सेफेस्ट बेट यू कैन प्ले एट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं हम आगे। देखो, आप सबके लिए एक काम है, अगर आपको आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको कंटेंट समझ आ रहा है, तो यहाँ पे आपने वीडियो पॉज करके एक चीज करनी है, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, यार आप तो अब शायद 2000 के बाद वाले होंगे, चलो 2000 बाद के वाले हो तो मजा नहीं आएगा निकालने में। आप एक काम करेंगे सारे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि 16 अगस्त 1984 आप इसके आंसर्स निकालोगे, राइट। यू विल कैलकुलेट कि ये कहां पे था एंड यू विल सॉल्व दिस, ओके। Let's solve the first question now that we have. Today is Monday. After 61 days it will be. अच्छा, आप सबसे एक तो रिक्वेस्ट है कि यार आपके जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डाले हुए हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। And also on the right hand side, we have a little promotional stuff for us. If you're looking for CAT coaching or any other coaching, or you want to recommend someone, you can recommend quantifiers to them, right? And let's move forward. ठीक है। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। देखो मंडे है आज, राइट। तो 61 डेज बाद क्या होगा? आपका सिंपल सा फंडा क्या है कि आपको क्या करने हैं, ये देखने कि कितने वीक्स पूरे निकल जाएंगे, कितने और डेज आ जाएंगे इसके बाद। मंडे इज डिफॉल्ट डे नाउ, मंडे क्या हो गया? डिफॉल्ट डे। ठीक है, अब अगर मैं चेक करूं 61 डेज को, अगर मैं वीक्स में कन्वर्ट करूं, 7 8 56, तो यहाँ पे आ गया 8 वीक्स प्लस 5 डेज। तो आपके मंडे से 61 डेज के बीच में 8 हफ्ते तो पूरे निकल जाएंगे और 5 डेज एक्स्ट्रा आएंगे। तो 5 डेज एक्स्ट्रा किससे आएंगे? मंडे से। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आपका आंसर है, सैटरडे, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये, राइट। है तो आसान बट लोगों के दिमाग में नहीं आता। देखो, अगर मैं पहली सेंचुरी की बात करूं, 100 साल थे, उसके एंड में कितने ऑड डेज थे? 5 ऑड डेज थे। तो 200 सालों के एंड में कितने आते हैं हमारे पास? 3 आते हैं। 300 के एंड में एक आता है। 400 के एंड में जीरो आता है। उसके बाद ये साइकिल रिपीट करती है। यानी कि जब पहली सेंचुरी ऑड हुई तो 100 ऑड डेज थे, तो आपका 5th डे क्या हो गया? फ्राइडे हो गया था। तो ये लास्ट डे तो आ गया, फ्राइडे तो हो सकता है। 3 में क्या हो सकता है? वेडनेसडे, क्योंकि जीरो होता है आपका संडे और 1 होता है आपका मंडे। अब आपकी ये साइकिल रिपीट करती रहेगी। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आप जो है, जो ना ही कभी आपका जो इवन डेज होते हैं, ना ट्यूसडे, ना थर्सडे, ना सैटरडे, ये कभी भी आपका लास्ट डे ऑफ सेंचुरी नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे हमारा लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, तो ट्यूसडे आ जाएगा। सर ट्यूसडे नहीं हो सकता, मंडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं हमारे, और ट्यूसडे हमारा ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी सेम फॉर विच ईयर? 2007 का कैलेंडर कौन से साल से सेम होगा? एक आपके बेसिक बात समझ लेता हूँ। मान लो कि 1 जनवरी 2007 को आपका संडे था, तो मुझे तो यही देखना है ना कि अब कब कौन से ईयर में वापस संडे आ जाएगा। 8 में क्या आएगा आपके पास? एक एक्स्ट्रा दिन आएगा तो मंडे आ जाएगा। 9 में आपके पास ट्यूसडे आ जाएगा। 10 में आपके पास, सॉरी, या 9 में आपके पास वेडनेसडे आएगा। 9 में वेडनेसडे क्यों आएगा? क्योंकि आपका जो 8 है वो लीप ईयर होता है, 2008 का ईयर लीप ईयर होता है। तो आप जब संडे से मंडे गए, यहाँ पे जनवरी, 1 जनवरी से 1 जनवरी, लीप ईयर का इम्पैक्ट कब आता है? लीप ईयर का इम्पैक्ट आता है फेब्रुअरी में। इस बात को समझो कि जब फेब्रुअरी निकल जाएगा तब वो एक्स्ट्रा दिन आएगा। जनवरी के बिगनिंग में कभी भी एक्स्ट्रा दिन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ आ गया वेडनेसडे। 10 पे क्या आ गया? थर्सडे। 11 पे क्या आ गया? फ्राइडे। 12 पे क्या आ गया? सैटरडे। 12 भी याद रखना, 12 में लीप ईयर, 12 है लीप ईयर, पर इस पे लीप ईयर का इम्पैक्ट आया नहीं है क्योंकि मैं जनवरी की डेट निकालता हूँ। मार्च में इम्पैक्ट पड़ता होता है, मतलब फरवरी के एंड में, मार्च के फर्स्ट डे पे इम्पैक्ट पड़ता है।
तो अब अगर मैं जब 2013 की बात करूंगा तो वहां आना तो संडे चाहिए था, पर डायरेक्टली मंडे आ जाएगा, क्योंकि इससे इस पीरियड के बीच में फेब्रवरी आ चुका है 29 दिनों वाला। राइट, ओके। फिर उसके बाद 14 आ गया, 14 में आ गया ट्यूसडे। 15 आ गया, 15 में आ गया आपके पास वेडनेसडे। 16 में आ गया आपके पास थर्सडे। अब 17 में क्या आ जाएगा आपके पास? सैटरडे। राइट, बिल्कुल। उसके बाद 18 में क्या आ जाएगा आपके पास? संडे। तो आपका जो ये ईयर था 2007 वाला, वापस कब जाके रिपीट हो रहा है? 2018 में रिपीट। ठीक है। अब अगर आप इसको देखो, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जनवरी में कितने ऑड डेज थे? जनवरी में ऑड डेज थे आपके पास वन। सॉरी, यहाँ पे 2007 में कितने ऑड डेज थे? वन। 8 में दो, यहाँ पे वन, 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 दो। अब आपके दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह, दो आठ, नौ, 10, 11, दो 13, एक 14। यहाँ पे आपके 14 ऑड डेज हो गए। राइट, 14 ऑड डेज यहाँ तक। तो इसके बाद आपका वैसे भी रिपीट ही होना था 18 में, क्योंकि जहां पे आपके ऑड डेज खत्म हो गए उसके बाद आपके डे रिपीट हो जाएंगे। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ ये कैलेंडर का हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम क्लॉक्स पे चलेंगे। कहते हैं, इफ 5 मार्च 1983 was Saturday, then what will be the day on 17 Feb 92? बेसिक बात क्या है कि अगर मैं 5 मार्च को एक बेस डेट मान लूं, बेस डेट कि यहां से हमारा सब कुछ शुरू हो रहा है, तो यहां तक कितने ऑड डेज एक्स्ट्रा आ जाएंगे हमारे, हमने वो निकालने हैं। तो अब 1983 तो चल ही रहा है, तो 1983 का तो हमें ईयर मंथ वाइज निकालना पड़ेगा। तो मार्च 5 हो चुकी है, मार्च में 31 डेज होते हैं, 5 मार्च हो चुकी है, तो बचे कितने दिन है? 26। तो मार्च के कितने ऑड डेज आएंगे? 26 को जब कन्वर्ट करूंगा, 3 वीक्स 5 डेज, 5 डेज आ जाएंगे मार्च के। मार्च पूरा नहीं लेंगे, मार्च के 5 दिन निकल चुके हैं, इसको याद रखना। उसके बाद आते हैं अप्रैल पे। अप्रैल में कितने ऑड डेज आ जाएंगे? दो। मई में तीन, जून में दो, जुलाई में तीन, अगस्त में तीन, सितंबर में दो, अक्टूबर में तीन, नवंबर में दो, दिसंबर में तीन। तो ये कितने हो गए हमारे पास? पांच, दो, सात, 10, 12, 15, 18, 20, 23, 25, 28। 28 ऑड डेज तो यही हो गए जो 1983 के हैं। अब आगे ईयर वाइज चलो। 84, 1984, इसमें आपके पास कितने ऑड डेज आ जाएंगे? दो आ जाएंगे। फिर 85 एक आ जाएगा, 86 एक आ जाएगा, 87 एक आ जाएगा, 88 दो आ जाएंगे, 89 एक आ जाएगा, 90 एक, 91 एक। अब क्योंकि 92 चल रहा है, 92 तो चल रहा है ना, तो आप उसको पूरा नहीं लेंगे। आप 92 को पूरा नहीं लेंगे, डेज वाइज जाना पड़ेगा, मंथ और डेज वाइज। लेकिन यहाँ कितने हो गए? दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, दो सात, एक आठ, एक नौ, 10। 10 आ गए यहाँ पे। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि 1984 से 1991 कितने ईयर्स हुए? ये हुए 8 साल। 8 में से लीप ईयर कितने हैं? दो, 84 और 88। तो दो लीप और छह नॉन लीप, तो दो लीप के हो गए 4 ऑड डेज, और छह के हो गए ये, 4 + 6 कितना आ गया? 10 ऑड डेज। ये मैंने आपको यहाँ कैलकुलेट करके बता दिया डायरेक्टली। ओके, उसके बाद आते हैं 92 में। जनवरी की बात करें अगर, जनवरी की तो 31 जनवरी थी, तो 3 ऑड डेज आ जाएंगे। फेब्रवरी की बात करते हैं, 17 फरवरी थी, तो 17 फरवरी में आपके पास 2 वीक्स प्लस 3 ऑड डेज आ जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे कितने हो गए? 6 हो गए आपके पास। राइट, अब टोटल कितने हो गए आपके पास? 28 और 10, 38 और 6, 44 ऑड डेज हो गए इस तारीख से लेके इस तारीख तक। तो यानी कि आपके पास 7 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज आ गए, 2 डेज। 2 एक्स्ट्रा डेज आए, यानी यहाँ पे क्या था? सैटरडे। सैटरडे के बाद संडे और क्या आ जाएगा? मंडे आंसर आ जाएगा आपके पास। 2 एक्स्ट्रा डेज, सैटरडे, संडे, मंडे। दिस इज द। लेट्स टॉक अबाउट द क्लॉक्स नाउ। राइट, देखो, उसको करने से पहले मैं आपसे एक दो सिंपल सिंपल सवाल पूछता हूँ। मान लो ये दो दोस्त हैं,
ये यहाँ पे है पुलिस है, मान लो चलो ये थीफ है ना, पुलिस है और थीफ है। पुलिस और थीफ के बीच की दूरी मान लो 120 है, राइट। मैं चाहता हूँ कि पुलिस और थीफ की दूरी रह जाए सिर्फ और सिर्फ 90 मीटर्स, एंड इस प्रोसेस में मैं मूव करूंगा सिर्फ पुलिस को। तो आप कहोगे हम क्या करते हैं, पुलिस को 30 मीटर आगे ले आते हैं। जैसी पुलिस यहाँ पे आई 30 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना रह गया, 90 मीटर। इतने में कोई बोलते हैं यार इसका तो एक और तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि जहां पुलिस है, जहां थीफ है, वहां उसको रहने दो, ये 120 मीटर कवर कराओ और उसके बाद 90 आगे ले जाओ, राइट। यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस 90 बन गया। बात तो ठीक है। अब मैंने कहा कि चलो मेरे को अगले स्टेप में ना, मेरे को चाहिए कि वो पुलिस और थीफ एक ही पॉइंट पे आ जाए। आपने कहा कोई बात नहीं, फिर ये पुलिस है ये थीफ है, अगर ये एक ही पॉइंट पे आएंगे, मूव सिर्फ पुलिस नहीं करने, तो पुलिस को 120 मीटर मूव करा दो। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर मैंने कहा कि यार अब मेरे को इनके बीच की दूरी 180 मीटर चाहिए, पुलिस और थीफ की दूरी 180 मीटर चाहिए। तो आपने कहा कि देखो पहले तो 180 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए रिवर्स जाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम करो, 120 मूव करो और 180 आगे ले जाओ। तो टोटल कितना हो गया, ये 300 हो गया, ठीक है। अब ये तीन जो हमने चीजें सीखी है ना, कि अगर 90 करना हो तो हम दो बार कर सकते हैं, कोइंसाइड करना हो तो एक ही बार कर सकते हैं, 180 करना हो तो एक ही बार कर सकते हैं। यही सेम चीजें लगती हैं हमारी क्लॉक्स में, राइट। क्लॉक्स इज वेरी सिमिलर टू टाइम स्पीड डिस्टेंस। सिर्फ एक छोटा सा फर्क होता है कि वहां पे स्पीड होती है डिग्री पर मिनट में, स्पीड इज इन डिग्री पर मिनट, डिस्टेंस इज इन डिग्रीज। समझाता हूं मैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सब कुछ कह रहे हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये हमारी क्लॉक है, 12, 3, 6, 9। देखो अब हमें पता है कि यार क्लॉक के अंदर जो है टोटल 12 पार्टीशंस होती हैं, राइट। देयर आर 12 पार्टीशंस इन द क्लॉक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th एंड 12th। तो पार्टीशन इज दिस गैप, 12 से 1 तक की पार्टीशन, 1 से 2 तक की पार्टीशन, ऐसी 12 पार्टीशन है हमारे पास, राइट। अब टोटल क्लॉक का जो राउंड्स मैं कहूँ डिस्टेंस, अगर एक पॉइंट यहां से यहां तक मूव करना है तो वो 360 डिग्री होता है। मैंने आपको बताया कि क्लॉक एंड कैलेंडर में हम डिस्टेंस क्या लेंगे, डिग्रीज में लेंगे। मान लो अभी 2 बजे हैं, ये टाइम हुआ 2 बजे, राइट। कुछ एंगल है 2 बजे में, 2 बजे में कितना एंगल है टोटल, अभी तक 60 डिग्री एंगल है, राइट। एक पार्टीशन 30 डिग्री की होती है, तो इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है अभी। मैं कहता हूँ मान लो 3 बज के, है ना, 2 के बाद 3 ही बजते हैं। अब इस वक्त ये टाइम हो गया, तो कहने से जो आपका मिनट हैंड था वो तो पूरा वापस मूव करा यहाँ पे, 2 से 3 बजे के लिए वो 12 से वापस घूम के और वापस 12 पे आ गया। लेकिन जो आपका आर हैंड था वो तो 2 से सिर्फ 3 पे मूव किया ना, उतने ही टाइम में 60 मिनट में। मिनट हैंड मूव करा 360 डिग्री, पूरा रोटेट हो गया। लेकिन आर हैंड मूव करा सिर्फ हाफ डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, सिर्फ 30 डिग्री मूव किया आर हैंड। तो इससे क्या कह सकता हूँ कि जो मिनट हैंड होता है उसकी स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट, और जो आर हैंड होता है उसकी स्पीड होती है हाफ डिग्री पर मिनट, राइट। ये आपके पास दोनों स्पीड्स आ गई हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उस चीज की जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। सबसे पहले तो रिलेटिव स्पीड का मतलब समझो यार, होता क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हो इस बात को। मैं वापस पुलिस थीफ वाले एग्जांपल पे जाता हूँ। मान लो ये पुलिस है, ये थीफ है। मैं कहता हूँ पुलिस की स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और थीफ की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और इनके बीच का डिस्टेंस है 120 मीटर। मैं कहता हूँ पुलिस थीफ को कब पकड़ेगी, तो आपका आंसर होता है हमेशा डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। तो 120/8 आप कहते हो 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में पुलिस थीफ से रिलेटिवली 120 मीटर ज्यादा कवर कर लेगी, राइट। रिलेटिवली 120 मीटर ज्यादा। तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर मैं मान लूं कि जो पुलिस है ना, जो सॉरी थीफ है, हमारा थीफ मूव ही नहीं कर रहा, थीफ इज नॉट मूविंग एट ऑल, तो जो पुलिस है, पुलिस की स्पीड होगी 10 - 2 8 मीटर पर सेकेंड। इसी को तो रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, राइट। सो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि जो दूसरी चीज है उसको आप स्टेशनरी मान रहे हो और इसके रिस्पेक्ट में पहली की स्पीड मान रहे हो। अब क्लॉक कैलेंडर के सारे क्वेश्चंस में हम रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा सिर्फ मिनट हैंड मूव करेगा, हमारा आर हैंड मूव ही नहीं करेगा, मान के चलते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो मिनट हैंड की स्पीड है उसको 6 - हाफ ले लेते हैं, उनकी रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। देखो मिनट हैंड यहाँ 6 की स्पीड पे मूव करता है,
आर हैंड हाफ की स्पीड पे मूव करते हैं, तो रिलेटिव स्पीड है 6 - 2 11/2 डिग्री पर मिनट। अब 11.5 डिग्री पर मिनट का मतलब क्या है कि अगर हमारा आर हैंड मूव ही नहीं कर रहा, स्टेशनरी है, तो उसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके रिस्पेक्ट में मिनट हैंड 11/2 पे मूव करेगा। वैसे तो आपका आर भी हाफ पे करता है और मिनट भी 6 पे करता है, बट अगर आर को स्टेशनरी मान लिया जाए तो वो 11/2 पे करेगा। बस अगर आपने ये लॉजिक पकड़ लिया, अब आपके सारे क्वेश्चंस इसके कुछ ही सेकंड्स में हो जाएंगे। लेट्स सी, अब हम देखिए क्या करना है आगे। देखो, अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन की हेल्प से सारा समझा दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन सबसे। व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 डू मिनट एंड आर हैंड, तीन चीजें निकालनी है। फर्स्ट पार्ट कोइंसाइड, सेकेंड पार्ट मेक 90 डिग्री, थर्ड पार्ट मेक 180 डिग्री। राइट, ये तीन क्वेश्चन निकालने हैं। आप कहते हो ठीक है। तो अब मैंने 4 बजे जब बनाया, ये मेरा 4 बज के घड़ी पे, ठीक है। अब याद रखना कि ये हमारा पुलिस है, ये हमारा थीफ है। हमेशा पुलिस मूव करेगी थीफ के पास, थीफ स्टेशनरी रहेगा, तभी हम उसको रिलेटिव स्पीड पे चलाएंगे। इसकी स्पीड हमारी है 6 डिग्री पर मिनट, इसकी है हाफ डिग्री पर मिनट। क्योंकि मैं रिलेटिव ले रहा हूं तो यहाँ पे मैं मूव करूंगा एट द स्पीड ऑफ 11/2 डिग्री पर मिनट। 11/2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। अब आप एक और बात का ख्याल रखेंगे कि पुलिस और थीफ एंगल कितने हैं इनके बीच में, 120 डिग्री। ये चार पे है, तो ठीक है, इनके बीच का एंगल 120 है। एक पार्टीशन 30 की होती है, तो ये चार पार्टीशन है, चार पार्टीशन यानी 120 डिग्री। अब अगर पुलिस ने थीफ को पकड़ना है, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 120। किस स्पीड पे करेगी, रिलेटिव स्पीड पे करेगी। तो टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आंसर क्या है, 240/11। यानी कि 4 बजे के 240/11 मिनट के बाद आपकी जो पुलिस है वो थीफ को कैच कर लेगी। बस ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। राइट, इट्स दैट इजी। आपको बस उनके बीच का एंगल निकाल के रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देना। द सेकंड क्वेश्चन कम्स आउट टू बी कि 90 कब बनेगा। अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया कि अगर मेरे पास इनिशियल दूरी दो लोगों में 120 है, मुझे 90 बनानी है, तो दो तरीके से बन सकती है। पहला तरीका क्या हुआ, मैं मिनट हैंड को यहां ले आऊं। तो अब ये देखो 120 टोटल था, अगर मैंने मिनट हैंड को 30 मूव करा तो कितना रह गया, 90। अब बस ये सोचो कि जब 120 एंगल था तो 120 से पहले 120 माइनस 90 30 मूव करना है, और 120 प्लस 90 210 मूव करना है। किसको मूव करना है, मिनट हैंड को मूव करना है। इन दोनों केसेस में 90 बनेगा। कैसे, विजुअलाइज करो कि 120 टोटल एंगल था, जैसे ही मिनट हैंड 30 डिग्री आगे आया तो एंगल कितना रह गया, 90 डिग्री। सो टाइम आया हमारा 9, हमारे पास क्या आया, हमारा 30/11/2, एक ये टाइम आया हमारे पास। 4 बज के 60/11 मिनट, यानी 4 बज के 5 मिनट कुछ सेकंड। और सेकंड कब आएगा टाइम, जब हमारा मिनट हैंड, जब हमारा मिनट हैंड ये 120 कवर करेगा, और उसके बाद 90 आगे और चला जाएगा, यहां पे बन जाएगा 90। अब इसने टोटल कितना करा, मिनट हैंड ने 120 और 90 210, कितनी देर में करेगा, रिलेटिव स्पीड पे 11/2। अब मैं 11/2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा आर हैंड स्टेशनरी है, मूव दोनों ही करेंगे, लेकिन आपका आंसर हमेशा इससे सही सही आता रहेगा। सो ये आपका आंसर आ गया। एक बार 4 बज के 60/11 मिनट्स पे, एक बार 4 बज के 420/11 मिनट्स पे। आपके पास पेपर में ऑप्शंस भी इसी फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की टर्म में। तो अगर आपका जैसे मान लो 60/11 आपने नोट करना है, तो 60/11 आप करोगे 5, 55 और 5 रिमाइंडर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 बज के 5 मिनट 5/11 मिनट पे। ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, अब कहते हैं बात 180 डिग्री। 180 का अगेन सिंपल सा लॉजिक है। अभी दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में दूरी कितने की है, अभी दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में दूरी है हमारी 120। पुलिस और थीफ की दूरी है अभी 120। मैं चाहता हूं कि दूरी हो कितनी जाए, दूरी हो जाए 180 हो जाए। अब देखो, पहले तो उससे 180 दूरी हो नहीं सकती क्योंकि इसने इसके पास ही आना है। तो 180 करने के लिए इसको ये 120 कवर करना पड़ेगा, फिर बेचारे को ये पूरा 180 और कवर करना पड़ेगा। तो मिनट हैंड ने कितना मूव करना है, 120 पहले और 180 आगे। तो टोटल कितना हो गया, 300 मिनट।
300 मिनट, सॉरी 300 डिग्री, 300 डिग्री मूव कितने पे करेगा 11/2, यानी 600/11। तो 4 बज के 600/11 मिनट्स पे वो दोबारा 180 डिग्री बन जाएंगे। राइट, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन हमें आते हैं, इसके आगे हम टाइप समझेंगे एक दो, बट ये बेसिक्स हैं। राइट, इसी के लिए अब मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाने के परस्पेक्टिव से करता हूँ कि चलो लेट से 4 और 5 के बजाय 7 बजे देखते हैं कि व्हाट टाइम आफ्टर 7 विल दे फॉर्म ऑल दीज एंगल्स। बिटवीन 7 एंड 8। अब 7 बजे एंगल किस तरह का होगा, कुछ इस तरह होगा 7 बजे हमारे पास, है ना। ठीक है, 7 बजे इनका इनिशियल एंगल कितना है 210, ये बात हमेशा याद रखेंगे कि इनिशियल एंगल 210 है उनका, है ना, 7 पार्टीशन है 210। और हमेशा क्लॉकवाइज एंगल ही लेना है आपने, ये मत ले लेना। ठीक है, अब 210 डिग्री अगर है तो उसमें 90 कब बनेगा, 9 सॉरी कोइंसाइड कब करेगा, कोइंसाइड के लिए मिनट हैंड को रिलेटिवली 210 मूव करना पड़ेगा, तो कितना टाइम 210/11/2, यानी 420/11। 90 डिग्री के लिए 2 बार 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री कब बनेगा 2 बार, अब इसके अंदर देखो ऑब्जर्व करो ध्यान से। 210 दूरी है, 90 दूरी चाहता हूं, तो 210, एक 210 माइनस 90 कर दो, और एक 210 प्लस 90 कर दो। तो यह आ गया कि मिनट हैंड को एक बार 120 मूव करा दो और एक बार 300 मूव करा दो। अब जैसे ही वो 120 मूव करेगा देखो वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी एंगल कितना बचेगा 90। तो 120 के लिए क्या आएगा 120/11/2, और 300 के लिए आएगा 300/11/2। ये मिनट्स आ रहे हैं आपके पास कि इतने मिनट बाद ये बन रहा है, इतने मिनट्स बाद ये बन रहा है, ये आपका डायरेक्ट आंसर आई जा रहा है। अब लास्ट है आपका 180। ऑलरेडी दूरी कितनी है 210। तो अब देखो इसको क्रॉस करके 180 की जगह नहीं है, टोटल स्पेस ही 360 360 के हमारे पास। तो 210 को या तो -180 पे बनता है या +180 पे बनता है, इस केस में किस पे बनेगा -180 पे बनेगा। तो कितना मूव कराना है मिनट हैंड को, सिर्फ 30 डिग्री। जैसे ही मिनट हैंड मेरा यहाँ पे आएगा तो आपका एंगल कितना बनेगा, ये 180 डिग्री बन जाएगा। तो वन, अब ये 30 डिग्री मूव कितने पे करेगा 11/2। सो 7 बज के 60/11 मिनट्स में ये बन जाएगा। राइट, आई होप आपको ये सब समझ आया हो। एक एग्जांपल और कर देता हूँ जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको। 10 बजे का। अब 10 बज गए हैं। ठीक है, अब एंगल कितना है इनके बीच में इस वक्त 300 डिग्री। कोइंसाइड तो बड़ा इजी है, कोइंसाइड के लिए मिनट हैंड को 300 डिग्री मूव करना है। सो 300/11/2। 180 भी बड़ा इजी है, देखो 180 हमेशा या पहले बनेगा या बाद में, तो 300 -180 आ गया 120, 300 + 180 आया 480, वो स्कोप ही नहीं है। तो 120 का करेक्ट आंसर आ गया 120/11/2। अब इस वक्त एंगल कितने 390। तो मैंने कहा 90 2 बार बनता है, एक बार 300 + 90, एक बार 300 -90। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे 390 को, आप ऐसे इंप्लीमेंट करोगे कि 360 डिग्री की तो क्लॉक ही है, उसके अलावा सिर्फ 30 एक्स्ट्रा है। तो आप खुद विजुअलाइज करो, दिस इज 90 डिग्री, दिस दिस इज 90। तो अगर आपने 300 + 90 किया, आंसर 360 से ऊपर चला गया, तो 360 माइनस कर दो। आपको मिनट हैंड को कितना मूव कराना है 30। तो एक आंसर आ गया 30/11/2, यानी 60/11, 10 बज के 60/11 मिनट पे। और एक आ गया 300 -90, 210/11/2। तो ये आ गया 420/11 मिनट पे। ये आपके दोनों आंसर्स आ गए हमारे। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ आया हो। लेट्स मूव अहेड, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब अभी तरह का आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि व्हाट टाइम बिटवीन 5 एंड 6 द एंगल इज 120 डिग्री, और ऐसा कुछ एंगल आ सकता है। चलो लेट्स सी कैसा क्वेश्चन आ सकता है, समझते हैं। हल्का सा विजुअलाइजेशन का खेल है, आपका क्वेश्चन बहुत आसान है। मान लो कि कहते हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एट 5:42। ठीक है, ये मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपको।
अब आपको बड़ा सिंपल सा लॉजिक सोचना है हमेशा ऐसे कि मूव आपका सिर्फ मिनट हैंड करेगा। ये सबसे बेसिक कहानी याद रखना है कि 5 बजे हैं अभी, मान लो 5 5 बजे एंगल कितना है? 150 डिग्री। अब आपका मिनट हैंड भी कुछ मूव करेगा, आर हैंड भी कुछ मूव करेगा। 42 डिग्री में मिनट हैंड रिलेटिवली कितना मूव करेगा? 42 मिनट में रिलेटिवली, रिलेटिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंटू 11/, तो कितना आ गया? 231 डिग्री मूव करेगा। तो खुद सोचो, अगर 150 डिग्री डिस्टेंस था और वो 231 डिग्री मूव कर गया, यानी उसने 150 कवर करा होगा और आगे चला गया होगा 81 डिग्री। तभी तो उनका आंसर आया ना 231 डिग्री। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 81 डिग्री। अब इसी तरह मान लो मैं कहता हूँ कि 4:23 पे क्या होगा? अब दिस इज वेरी मतलब आप पास में, इसी तरह कुछ 4:23 बच जाते होंगे। तो 23 मिनट में देखो, 4 बजे टोटल एंगल कितना था? 120 डिग्री, 4 बजे, है ना? 4:23 मैंने बोला है, तो 23 मिनट में मिनट हैंड रिलेटिवली कितना मूव कर गया? 23 × 11/2। तो ये आ गया आपका 216 तो 120 पहले था, 126.5 मूव किया तो 6.5 डिग्री आंसर आ गया आपका। सो दिस इज दैट क्लोज। आपको इस इन क्वेश्चंस को इस तरह से टैकल करना है, राइट? अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट टाइम, लेट्स से आ सकता है क्वेश्चन, बिटवीन 5 and 6 what time minute and hour hand make, let's say, 100 डिग्री? अब हमेशा याद रखना कि आप प्लस माइनस 2 बार करके देखोगे, क्योंकि हर एंगल 2 बार बन जाता होता है नॉर्मली, राइट? तो अब हम उसको चेक करते हैं कैसे, देखो। ये 5 बजे हैं इस वक्त, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि एंगल 100 डिग्री बन जाए। 100 डिग्री इनिशियल कितना है? इनिशियल है 150 डिग्री। बस आपने ये करना है, 150 + 100 और 150 - 100, 2 बार 100 डिग्री बनेगा। एक बार इस तरफ बनेगा और एक तरफ इस बार बनेगा, ठीक है? तो अब वो 100 डिग्री के लिए कैसे, 150 + 100 किया तो आया 250। तो 250 मूव आपका मिनट हैंड करेगा रिलेटिव स्पीड, क्योंकि आप सिर्फ मिनट हैंड को मूव करा के यहाँ लेके आ रहे हो एट द रिलेटिव स्पीड। तो ये कितना आ गया? 500/11 मिनट। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आफ्टर 5:30, बिटवीन 5 and 6 व्हाट टाइम दे मेक 100 डिग्री, तो आपका आंसर ये आ गया। बट अगर यहीं पे बिफोर 5:30 लिख दूं, यानी कि मिनट हैंड 6 से पीछे होना चाहिए, तो 150 - 100 कितना आया? 50/11/2, यानी 100/11 मिनट आ गया। तो बस आपका ये आपका सेकंड टाइप का आंसर आ गया। ये सारे टाइप कवर हो गया। अब आपका जो क्लॉक कैलेंडर का बेसिक आ सकता है। अब एक दो चीजें आप समझ के रखेंगे कि देखो, मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री हर घंटे में 2 बार फॉर्म होता है, ठीक है? तो आइडियली 12 घंटे में कितनी बार फॉर्म होना चाहिए? 24 बार फॉर्म होना चाहिए, बट वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर घंटे में 2 बार होता है, वो बात सही है, लेकिन 2 बजे के बाद, आफ्टर 2, जो 90 डिग्री फॉर्म होता है वो 3 बजे होता है डायरेक्टली। तो 2 से 3 और 3 से 4, जो ये 2 घंटे का टाइम इंटरवल है, इसमें जो 90 डिग्री फॉर्म होता है वो कॉमन हो जाता है 3 PM पे। तो वो एक बार लूज कर दिया आपने। एक बार कब लूज किया? 2 से 4 के बीच में। सिमिलरली 8 बजे के बाद, आफ्टर 8, 9 PM पे कितना बन जाता है एंगल? 90 डिग्री बन जाता है। तो 8 से 9 और 9 से 10, इसके बीच में जो 9 बजे वाला एंगल है वो आपका कॉमन बन जाता है, ठीक है? तो एक बार आप यहां लूज कर देते हो। तो 12 घंटे में अल्टीमेटली कितनी बार बना? 22 बार बना। बनना चाहिए था 24 बार, बट क्योंकि ये एक एक कॉमन हो गया, तो हमने यहाँ 22 बार रह गया। अब 12 में 22 बार बन रहा है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 टाइम्स। सो इन 1 डे 44 टाइम्स 90 डिग्री। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको, ठीक है? कोइंसाइड की बात करें तो हर घंटे में एक बार कोइंसाइड करता है,
1 आवर 1 टाइम कोइंसाइड करता है, बट आफ्टर 12, सॉरी आफ्टर 11, 12 बजे कोइंसाइड होता है, 12 बजे कोइंसाइड होता है। तो आपका वो जो 11 से 12 और 12 से 1 का जो ये 2 आवर का टाइम इंटरवल है, 2 घंटे का जो टाइम इंटरवल है, इसमें सिर्फ एक बार कोइंसाइड हुआ, सिर्फ एक बार, राइट। तो आपने यहाँ पे एक लूज कर दिया। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि आपका जो मिनट और आवर हैंड है, 12 बार में 12 घंटे में 12 की बजाय 11 बार कोइंसाइड करता है। तो अगर 12 में 11 बार कोइंसाइड करेगा तो 24 घंटे में कितनी बार करेगा? 22 बार कोइंसाइड करेगा। ठीक है। अब इसी तरह बात करते हैं 180 डिग्री की। हर घंटे में 180 एक बार बनता है, हर घंटे में 180 एक बार बन जाता है। लेकिन 5 से 7 के बीच में जो आपका 180 बनता है वो 6 बजे बनता है। 5 से 7 के बीच में 6 बजे 180 एंगल होता है आपका। तो 5 से 6 एंड 6 से 7 का जो 2 घंटे का टाइम इंटरवल है, इसमें जो 6 PM पे कॉमन बन गया है इनका, कॉमन 180। तो अब क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे ये होगा कि हम कहेंगे कि 12 घंटे में बनना तो 12 बार चाहिए था, पर बना 180 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक दिन में कितनी बार 90 बनता है, कितनी बार 180 बनता है, कितनी बार ये बनता है। तो आपको याद रखना है कि इन 1 डे 90 डिग्री, ये बना हमारा 44 टाइम्स, 22 × 2, 12 घंटे में 22, और ये हमारा 44 टाइम्स। ठीक है। जो आपका 180 बनता है वो बनता है आपका टोटल 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, सॉरी या 22 टाइम्स। और जो कोइंसाइड यानी 0 डिग्री कहते हैं, तो वो भी आपका 22 टाइम्स होता है इन 1 डे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार डायरेक्ट कि एक बार में, एक दिन में कितनी बार होता है, तो रिजल्ट याद रखना आप। अब थोड़े क्वेश्चन देखते हैं इन ऑर्डर टू गेट द बेटर ग्रिप की, और क्या हमसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन है, अ क्लॉक इज सेट राइट एट 1 PM। एक क्लॉक को 1 PM पे करेक्ट सेट किया गया। इट गेन्स 1 मिनट एवरी आवर। हर घंटे में 1 मिनट गेन कर लेती है। यानी एक्चुअल और फॉल्टी में अगर लिखूं, जब एक्चुअल में 60 मिनट होते हैं तो फॉल्टी में 61 हो जाते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि वो एक घंटे में 1 मिनट गेन कर रही है। गेन मतलब आगे जा रही है, राइट। नाउ आफ्टर दैट, अगर एक्चुअल में 60 हो रहे हैं, यहाँ 61, वो कहता है कि जब 1 बजे के बाद व्हाट इज द ट्रू टाइम। ट्रू टाइम निकालना है हमें, यानी एक्चुअल टाइम निकालना है व्हेन द फॉल्टी क्लॉक क्लॉक 6 PM। फॉल्टी पे 6 PM आ जाता है, यानी फॉल्टी पे कितनी देर होगी? 5 आवर्स, यानी 300 मिनट हो गए, 300 मिनट। तो अब जब यहाँ पे 300 मिनट हो गए हैं आपके, तो यहाँ पे कितना होएगा ये निकालना है, कितने मिनट हो गए, निकालते हैं मिनट। तो क्या आया? 300 × 60/61। ये आपके आगे मिनट्स। ये कितने आगे आपके? मिनट्स की। अगर जब फॉल्टी पे 300 हुए होंगे तो एक्चुअल में कितने होंगे? मिनट्स। ये आगे आर में कन्वर्ट करने के लिए इसको इंटू 60 कर देते हैं, राइट। आर में किसी 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 भी मिनट्स को कैसे आर में कन्वर्ट करते हो? अगर मैं आपसे पूछूं 240 मिनट में कितने घंटे हुए, तो आप कहोगे 4 घंटे हुए। 60 से डिवाइड करते हो ना। सिमिलरली अगर 360/61 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है, तो उसको भी 60 से डिवाइड करोगे। ये आपके आवर्स आ गए। कितने आवर्स आ गए? 300/61 आवर्स आ गए। तो अगर ये देखा जाए तो कितने मिनट हो गए हैं अभी? अभी हमारे पास हो गए हैं, ये आ गया 600, सॉरी ये आ गया 4 आवर प्लस 56/61 ऑफ एन आवर। इतने मिनट एक्स्ट्रा। 56/61 ऑफ एन आवर, इतने मिनट हैं एक्स्ट्रा ऑफ एन आवर। 1 घंटे में कितने मिनट थे? 60। सो इट कम्स आउट टू बी 4 + 55.08, यानी 4:55 के बाद आपका ये आंसर आएगा। व्हेन द क्लॉक इफ द व्हाट इज द ट्रू टाइम। तो ट्रू टाइम आएगा हमारा दिस सी ऑप्शन। 4 घंटे, देखो 1 बजा था, 4 घंटे और निकल गए तो 5 बज गए, उसके 55.08। एक ही ऑप्शन है, वो ये ऑप्शन है। अब पेपर में अगर आपको ये आएगा तो आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। 56/61 ऑफ एन आवर है, तो इंटू 60 करना ही पड़ेगा उसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। प्लीज 56/61 डायरेक्टली मत लिख देना आंसर अपना, ठीक है, गलत हो जाएगा वहां पे। A clock is set right at 5 a.m.
5 बजे उसको सही करेक्ट करा गया, द क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स। ओके, लूज करती है इन 24 आवर्स। ये जब एक्चुअल में 24 होते हैं आवर्स, तो फॉल्टी पे 23 आवर्स प्लस 44 मिनट्स होते होंगे। यानी 16 मिनट लूज कर रहे हो ना आप 60 में से। देखो, आप टोटल 16 मिनट लूज कर रहे हो, यानी जो लास्ट आ रहा है उसके आपको सिर्फ 44 मिनट्स मिल रहे हैं। तो 24 घंटे में आपको 23 घंटे तो मिलेंगे, लेकिन लास्ट आर के सिर्फ 44 मिनट्स मिलेंगे। तो इसको मैं कह सकता हूँ 23 + 44/60 आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 23 + 11/15। तो ये हो गया 15, ये 45, 345, 11, 356/15 आवर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि जब एक्चुअल क्लॉक पे 24 आवर्स होते हैं, तो फॉल्टी क्लॉक पे कितने हो रहे हैं? 356/15 आवर्स हो रहे हैं, राइट। हम्म तो जब व्हाट विल बी द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 10 PM ऑन द फोर्थ डे? देखो 5 AM से अगले दिन 5 AM हो गया 1 डे, अगले दिन हो गया फिर 5 AM सेकेंड डे, फिर हो गया 5 AM थर्ड डे। तो ये तो 24 घंटे 72 आवर्स एक्चुअल के हो ही चुके हैं, राइट। अब ऑन द फोर्थ डे, अब हमें देखना है कि फोर्थ डे पे जब 10 PM होगा तो कितने घंटे आ गए? 5 से 5 12 घंटे आ गए, और उसके बाद 5 17 घंटे आ गए, यानी 89 आवर्स क्रॉस कर दिए इसने। आपकी फॉल्टी क्लॉक ने 89 आवर्स क्लॉक कर दिए। कैसे आप ये बोल सकते हो कि आपके पास यहाँ पे देखो, खुद सोचो 5 बजे थे तो चौथा दिन, यानी 3 दिन तो पूरे हो गए, यानी 72 आवर्स वहां के हो गए, प्लस अप टू 10 PM, सुबह 5 से शाम को 10 बजे तक 17 घंटे और हो गए, तो 89 आवर्स टोटल हो गए आपके पास। तो अब इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम ये कह सकते हैं कि यार, जब हमारे पास एक्चुअल में 24 घंटे मूव करता था तो फॉल्टी में 356/15 करता था। अब फॉल्टी पे अगर 89 कर गया तो एक्चुअल में कितना करा होगा? 24 × 89 डिवाइड बाई 356/15, 90 करा होगा एक्चुअल में। तो एक्चुअल में यानी जो भी ये टाइम दिखा रहा है 89 आवर्स दिखा रहा है, इससे 1 घंटा ज्यादा होना चाहिए। यानी कि वो अगर 10 PM दिखा रहा है तो उसको 11 PM होना चाहिए। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। A house has two wall clocks, one in the kitchen and one in the bedroom, right? Okay, ठीक है। The time displayed in both the clock right now is 12 AM. अभी दोनों में ही 12 AM बजे हैं। The clock in the bedroom gains 5 minutes every hour and in the kitchen is losing 5 minutes every hour. यानी जब एक्चुअल में 60 मिनट होते हैं एक्चुअल में, तो बेडरूम वाली पे 65 शो होएगा और किचन वाली पे 55 शो होगा। एक्चुअल में जब 120 हो जाएंगे तो इस पे 130 शो होएगा, इस पे 110 शो होएगा। यानी कि एक घंटे में यानी कि 1 घंटे में वो 10 मिनट का गैप डाल रहे हैं आपस में। एक 5 मिनट आगे जा रही है, एक 5 मिनट पीछे जा रही है। नाउ इस तरह वो चलती जा रही है, वेयर द वन इज स्लोअर एंड व्हेन विल बोथ द वॉच शो द सेम टाइम अगेन। अब देखो यार, अब आपको अगेन विजुअलाइज करना पड़ेगा कि अगर अभी 12 बजे हैं, अभी अगर 12 बजे हैं दोनों घड़ियों में, और हर घंटे में इनमें 10 मिनट का फर्क पड़ता है, तो हम ये नटशेल में सोच सकते हैं कि जब उनके बीच में 12 घंटे का फर्क पड़ेगा, 12 आवर, तो दोनों ही कोई ऐसा टाइम दिखाएंगी जो सेम होगा। 12 आवर का जब फर्क पड़ेगा दोनों में, क्योंकि 12 घंटे के बाद दोनों ही रिलेटिवली एक दूसरे के फिर बराबर आ जाएंगी, आएंगी चाहे गलत में, पर 12 घंटे के बाद उनके टाइम शो सेम 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 शो होगा। तो अगर वो एक घंटे में 10 मिनट लूज करते हैं और हमें अगर 720 मिनट का गैप डालना है, कितने आवर्स आएंगे? 720/10, 72 आवर्स आएंगे। 72 आवर्स। सो व्हेन विल बोथ द वॉचेस शो द सेम टाइम अगेन? आफ्टर 72 आवर्स। वहां पे ऑप्शन था आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, मैंने हटा दिया था। आफ्टर 72 आवर्स आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आपको क्लॉक कैलेंडर में इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ सकते, राइट। एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता देता हूँ जिस तरह का आता है। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यार, एक बंदा, चलो मैं लिख देता हूँ।
मान लो ये क्वेश्चन है कि एक बंदा है 4 से 5 के बीच में जाता है, 5 से 6 के बीच में वापस आता है और आके देखता है कि मिनट और आर हैंड की जो सुई है वो इंटरचेंज हो चुकी है। जहाँ पे मिनट हैंड था वहां पे आर हैंड आ गया, और जहाँ पे आर हैंड था वहां पे मिनट हैंड आ गया। तो आई एम एज्यूमिंग ऐसा कुछ टाइम होगा। तो जब वो वापस आया होगा तो यहाँ पे आपका मिनट हैंड आ गया और यहाँ पे आपका आर हैंड। ठीक है, अब इसको करने का जो सही तरीका होता है, सही तरीका क्या होता है कि आप मान लेते हैं कि जब वो बंदा गया होगा तो ये एंगल थीटा होगा, दिस एंगल इज थीटा, राइट। तो जितनी देर में मिनट हैंड घूम के यहाँ पे आया, क्योंकि ये मिनट हैंड की नई पोजीशन है ना, जितनी देर में आर हैंड ने थीटा मूव किया, टाइम टेकन फॉर आर हैंड टू मूव थीटा is same as time taken to for minute hand to move 360 minus theta। क्योंकि मिनट हैंड उतनी ही देर में तो यहाँ पे आया ना, जब बंदा गया और वापस आया तो हैंड इंटरचेंज हो चुके थे। तो टाइम तो मिनट हैंड के पास भी सेम था, आर हैंड के पास भी सेम था। आर हैंड कितना मूव किया, सिर्फ थीटा मूव किया। मिनट हैंड कितना मूव किया, 360 माइनस थीटा मूव किया। आर हैंड की स्पीड होती है थीटा डिवाइड बाय 1/2, और मिनट हैंड की होती है 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 12। ये इनका टाइम तो सेम है ना, है ना, हमें दिया हुआ है। तो यहां से आपके थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360/13। जब आपने इक्वेशन सॉल्व करी तो थीटा की वैल्यू आ गई 360/13। अब आपका क्वेश्चन ये है कि 4 और 5 बजे के बीच में 360/13 कब बनता है, ये आपका क्वेश्चन है। बट अब आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ये टेक्निकल वे है। अगर आपको ये नहीं भी समझ आता कोई चक्कर नहीं है, अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड। बट अदरवाइज आप सिंपल ये कहेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि 4 से 5 और 5 से 6 के बीच में वो गया है तो वापस आके क्या टाइम हुआ होगा, तो ये टाइम देखो कितना होता है। ये कितने बजे हैं, 4 बजे हैं। सबसे पहला आर देखना है आपने, 4 है। तो 4 बजे मिनट और आर हैंड का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। आपका आंसर आएगा 120 प्लस ये थीटा जो आपने निकाला 360/13 इंटू 2/11 मिनट्स आफ्टर 4। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे जो भी आपका होगा, ये ऑप्शन में अप्रोक्सीमेट दिया होगा, आप मार्क कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यही अगर क्वेश्चन होता है कि 5 से 6 के बीच में गया और 6 से 7 के बीच में आया, तो आप यही सब कुछ करते 150 प्लस 360/13। थीटा की वैल्यू 360/13 ही रहती है जब 1 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। 2 घंटे का आता है तो आप बताना कितना टाइम डिफरेंस आएगा, थीटा क्या पुट करोगे, बाकी सब आंसर आपका हमेशा सेम आएगा, राइट। आई होप सो दिस वॉज वेरी यूनिक टॉपिक टू कवर, राइट, कैट में नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। दैट्स द ओनली थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।